नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। गणेश का दिन है, गणेश उत्सव शुरू हुआ है। गणेश सद्बुद्धि का देवता है और ये माना जाता है कि न्याय की देवी। अब बुद्धि के बिना तो न्याय मिल नहीं सकता है और इसलिए न्यायालय को लेकर के भारत में हमेशा सबसे बड़ी आस्था रही है। मैं कई बार इस तरह की चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक नया महत्वपूर्ण मोड़ भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर आया है जब सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति के लिए दो नाम कॉलेजियम, जो एक पूरा वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ होती है उसमें चीफ जस्टिस कवि साहब हैं ही, उनके साथ उन 5 लोगों का जो पैनल है उन्होंने, इसीलिए उसको कॉलेजियम कहा जाता है, उन्होंने जो नाम तय किए, 2 नाम, उनमें से एक नाम जस्टिस पंचोली को लेकर उसी कॉलेजियम के ही सदस्य जस्टिस नागरत्ना ने एक गंभीर मुद्दा उठा दिया और पत्र लिख करके अपनी आपत्ति व्यक्त की है। चूंकि उनकी नाम की सिफारिश, चूंकि 5 में से 4 ने अनुमोदन कर दिया जस्टिस पंचोली के लिए, अब 2 नाम तय होना थे, तो एक और नाम जस्टिस आराधे का भी तय हुआ, उस पर आपत्ति नहीं हुई है। और ये पहला अवसर है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर के पिछले कुछ वर्षों से तो और भी अधिक बहस चल रही है कि क्या कॉलेजियम में पक्षपात, माने जो नियुक्तियां होती हैं उसमें, अब ये बुरी, मैंने कहा कि मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन व्यवस्था है तो कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कोई अवैधानिक व्यवस्था है, चूंकि कानून बना दिया गया। पहले सरकार का ही बड़ी भूमिका होती थी। एक बड़े फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही तय कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में वही तय करेंगे और सरकार के पास सिफारिश भेजेगी, जो औपचारिकता सरकार पूरी करती है। जैसे कहते हैं ना, आप एक मोहर लगा दें। मैं ऊँटा शब्द तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार भी अपने विवेक से काम करती है और सरकार कई बार उसलिए विलंब भी करती है। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से और जांच एजेंसियों से पूरा रिकॉर्ड भी खुद भी देखने का प्रयास करती है और इसीलिए कई बार नियुक्तियों में देरी भी होती है। राज्य सरकारों में भी वहां से भी रिपोर्ट आती है कई बार हाई कोर्ट के जजेस के लिए। तो अब इस समय वो जस्टिस पंचोली पटना हाई कोर्ट में है और उनकी नियुक्तियों को लेकर के, और वो एक बार सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति के बाद, वो आज से 7 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद, समझिए 2031 से लेकर के और अगले 4-5 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकेंगे। क्योंकि जो सीनियरिटी होती है वहां पर कुछ है, सामान्यतः बहुत ही ऐसा अवसर नहीं आया है हाल के वर्षों में जब सीनियरिटी के अलावा किसी को फांद करके बना दिया गया हो। हाँ, ये सही है। कांग्रेस रिजीम में जब जिस पर आपत्तियां होती थी कि सरकार नियुक्त करती थी, तो उन्होंने अनदेखी करके सीनियरिटी के बजाय दूसरी नियुक्तियां भी की, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था आने के बाद नहीं हुआ। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर यही चुनौती है। पहले भी बीच में सरकार ने कुछ कानून लाने की कोशिश की कि उससे परिवर्तन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो रहे, लेकिन कार्यपालिका के प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्ति होती है औपचारिक, जिसको कह सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति हो या कोई ऐसे बिल्कुल ही सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो, 3-4 ऐसे निष्पक्ष लोग जो केवल जज स्वयं न हो, विधिवेत्ता हो सकते हैं जो उनके बारे में आकलन करके कहें, लेकिन कॉलेजियम उसको मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकारता नहीं। वो तो हमारा ही अधिकार है, जबकि संविधान में ऐसा अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट दिया गया था। ये तो संशोधन के बाद लागू किया गया है ताकि सरकार मनमानी न करे। मैं भी इस पक्ष में हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप और सरकार की मनमानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा है, मैं दूसरी बात केवल भूमिका में आपको बताना आवश्यक है, जो कई दर्शकों को पूरे सिस्टम का अंदाज यदि न हो, इसलिए उसका उल्लेख मैंने करना आवश्यक था।
जस्टिस नागरिकता ने कहा कि ये बहुत अन्यायपूर्ण होगा यदि जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में आ गए। ये मतलब बहुत ही गड़बड़ होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इससे प्रभावित होंगे, उनके विचारों को लेकर के। और ये बहस उस समय आई है जिस समय उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व न्यायाधीश रेड्डी, जस्टिस रेड्डी जो है, वो चुनावी मैदान में, चूंकि वो पूर्व रहे हैं, वो लड़ सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मेरे विचार सोशलिस्ट लोहियाइट में रहा हूं। अब व्यक्तिगत रूप से तो सबकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन आप घोषित रूप से भी कहते हैं, जैसे उन्होंने सलवा जुडूम को खत्म, नक्सलवाद से लड़ाई लड़ने के जो आदिवासी काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, उनको, उसके समूह को, जो सरकार भी उसको थोड़ा मदद करती थी कि वो संघर्ष कर सके नक्सलियों से, लेकिन उन्होंने उस सलवा जुडूम को खत्म करने का फैसला दिया, वो नक्सलियों के समर्थन में फैसला दिया था जस्टिस रेड्डी ने। इस दृष्टि से जस्टिस नागरत्ना की आपत्ति बहुत गंभीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2025 से लेकर 2035 तक यदि कोई ऐसे जस्टिस हो जो चीफ जस्टिस भी हो जाए, तो उनके फैसले पर तो प्रश्न होगा, चूंकि उनके नियुक्ति में अब बहुमत से नियुक्ति हो तो अदालत, मतलब ये ठीक है कि फैसलों में अदालत बहुमत का फैसला होता है, न्याय दुनिया की लोकतांत्रिक परंपरा में है। लेकिन यदि वही संदेह के घेरे में हो, जैसे अभी एक मामला उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को लेकर के चला हुआ है, उसके विस्तार से इस समय चर्चा की आवश्यकता नहीं है, जिनको हटाने के लिए बाकायदा संसद को ही अधिकार है कि उनको निकाले जाने का, उनको हटाए जाने का फैसला कर सके। तो एक बार आप हाईकोर्ट के नियुक्त हो जाए या सुप्रीम कोर्ट नियुक्त हो जाए तो उनको हटाना महाभियोग लाना पड़ता है, महाभियोग। तो जस्टिस नागरिकता की आपत्ति सही है कि यदि बना दिया गया तो न उनको हटाना, अब जबकि वो फिर से वो ऑलरेडी वो जज हैं और मैं नहीं, उनका जो 4 न्यायाधीश जिन्होंने तय किया, जिनके समर्थन किया है, मैं उनके विवेक पर, उनके न्याय के बारे में, उनके विचार के बारे में हमें कोई बनी हो, उनकी असहमति हो सकती है, वही नागरिकता जी की असहमति है। क्योंकि आप देखिए, चीफ जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस J.K. माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना, ये 5 का पैनल कॉलेजियम रहा। अब ये सब महत्वपूर्ण, देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसलिए ये जो बहस चल रही थी, अब तो कोई निर्णय संसद को, सरकार को, राष्ट्रपति को करना होगा कि क्या भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाएं। भाई भतीजावाद के आरोप, जो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले, कोई कभी चीफ जस्टिस रहा है, उन्हीं का बेटा बनकर चीफ जस्टिस बन जाता है, कोई रहता है उसके बेटा वकालत का ही और कर रहा होता है। तो उनके नामों का उपयोग, उनकी पारदर्शिता, ये ठीक एक परिवार के सदस्य उसी परिवार में काम क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, नेता का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, तो वो जज भी हो सकते हैं। लेकिन ये संदेह से परे तो होना ही चाहिए, जब नेताओं के, राजनेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जैसे अभी ये कानून फिर विचाराधीन है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के सहित उन पर यदि कोई भी ऐसा मुकदमा चलता है जिसमें 5 साल की अधिक सजा है तो उनको तुरंत उनको हटाया जा सकता है। यहां तो ऐसा भी नहीं है, सजा का प्रावधान हो कि भ्रष्टाचार है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, महाभियोग लाइए। प्रधानमंत्री अपने पद से हटाने के लिए कानून लाने को तैयार हैं, लेकिन जजेस ये कहते हैं कि हमें तो हटाने का अधिकार बहुत, अब चूंकि उसके लिए बहुमत लाइए, 2/3 बहुमत लाइए, संसद के दोनों सदनों का लाइए, वहां भी कोई लॉबी जो के समर्थन में है, चाहे उसने करोड़ों रुपया उसके घर में बरामद हो जाए या कोई और गंभीर उसके ऊपर और किसी तरह के आरोप आ जाए जो आपराधिक आरोप है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट कह भी दे कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए, तब भी वो न दें। तो आप क्या, मतलब ये तो एक न्याय से ऊपर अन्याय की तरह ही बात है। सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए न्यायपालिका में यदि वो संदेह उनके बनने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले संदेह होता है, तो अब उनकी नियुक्ति को कोई रोक शायद नहीं पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत चुनौती है भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए। और जैसा बार बार भारतीय लोकतंत्र में कहा गया है कि पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर तो हो, शक्ति संतुलन, सत्ता का संतुलन, कोई एक एकाधिकार तानाशाह न बन सके, सरकार पर भी अंकुश हो, कोई मनमानी न कर सके,
इसीलिए न्यायपालिका है। जनता फैसला करती है चुनाव में, जो कोई उचित है, भ्रष्ट है तो उसको नहीं चुने, आपराधिक तत्व वालों को ना आने दिया जाए। इसी तरह से प्रशासक तंत्र है। आप एक सामान्य अधिकारी IAS हो, IFS हो, सेना में हो, आप उसको तो हटा सकते हैं यदि कोई गंभीर आपराधिक आरोप आता है। जजेस को आप हटा नहीं सकते, और जजेस की नियुक्ति जज ही करेंगे। ये दुनिया में एक अजीब तरह का कानून भारत में थोप दिया गया है न्याय के नाम पर। नहीं साहब, हस्तक्षेप हो जाएगा। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस थी। हम उस परंपरा को भी गलत मानते हैं। जब कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा पहले जज बनाया, जज के बाद उसे संसद में भेज दिया, संसद के बाद फिर वो जज बना दिया। राजनीति में है, इसके बाद न्यायपालिका में है, न्यायपालिका से फिर राजनीति में है। घालमेल है। जैसा मैं कहता हूं कि जो कोई कानून मंत्री है वो अपनी कई चीजों को, कंपनियों का उसने क्लीन चिट दिया या उन पर आपत्ति की, और उसके बाद वो वकील जब जिस दिन मंत्री नहीं रहता है तब उसके पक्ष में उन कंपनियों के लिए काम करने लगता है। क्या पूर्वाग्रह नहीं होता? या उसके पहले किसी कंपनी के लिए काम किया, उसके बाद वो उसके हाथ में अधिकार आता है कि उन कंपनियों के बारे में आगे के लिए क्या फैसला किया जाए, चाहे आयात निर्यात हो या कंपनी को ठेका देना हो या कुछ और उसको लाभ पहुंचाना हो। तो ये बड़ा लोकतंत्र में बड़ी एक लक्ष्मण रेखा ऐसी है। बहुत उम्मीद ये की जाती है कि वो रहेगा तब भी वो, लेकिन कई गंभीर आरोप पूर्व मंत्रियों पर आए हैं। उसमें कानून मंत्री रह चुके लोग भी हैं जो खुद कानून मंत्री भी रहे और बाद में किसी और मंत्रालय में रहे। उनके मंत्रालय में घोटाला है तो वो नहीं आने देंगे ना, क्योंकि वो खुद मंत्री रहे, फिर उसके लिए वकील बनकर खड़े हो जाएंगे। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में ऐसे ही जो नेता आए हैं वो बार बार कोई भी दल हो उसकी तरफ से राज्यसभा में नामांकित हो जाते हैं, चाहे फीस ले या ना ले, लेकिन उनसे उन भ्रष्ट व्यक्तियों का, अपराधी के जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, उनका केस लड़ते हैं और उसके बाद संसद में पहुंच जाते हैं। मैं नहीं कह वो खुद वकील ईमानदार हों, लेकिन यदि वो भ्रष्टाचार में उनको बचाने के लिए एक एवज में जो उनको मिलता है, वो दलीय विचार से भी वो जुड़ जाते हैं, दलीय विचार से हट भी जाते हैं, इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। तो ये भारत की न्याय व्यवस्था, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती का अवसर है। और इसमें लोकतंत्र से चुनी गई सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे 2-3 तो प्रमुख पद होते ही हैं, वित्त मंत्री, उनमें से 2 लोग कम से कम हो। आप उपराष्ट्रपति हैं जो उस पद से एक तो ऊपर हो जाते हैं, जो कोई भी उपराष्ट्रपति हो, जो राष्ट्रपति नहीं है। मैंने वर्तमान न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, ऐसे 4 या 5 का एक नया कॉलेजियम हो और उसके बाद जजेस की नियुक्तियों का तय हो। यही तो न्याय के पर एक आस्था जुड़ेगी। और कितने करोड़ मामले, कुत्ते का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट रातों रात 2 फैसले 1 हफ्ते के अंदर देती है, और जो दूसरे लोग प्रभावित होते हैं उनके फैसले आते नहीं है। 15-15, 20-20 साल बैंकों के घोटालों के मामले, दूसरे मामले भी उसके दब जाते हैं। गरीब आदमी के केसेस भी निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक वर्षों, आधी जिंदगी निकल जाती है। कई परिवार के लोग मर जाते हैं। मानहानि के मामले हैं, अखबार बंद हो चुके, संपादकों पर केस उसके 20 साल बाद किसी कोने में छपा है उसने, उसके बाद न्यायपालिका की व्यवस्था ऐसी है कि उसके बाद उस पर उसको नोटिस पहुंचने लगते हैं। तो ये सब जो गड्ढ-मड्ढ है और करोड़ों मामले अदालतों में लंबित होने से पूरी न्याय व्यवस्था के लिए भी प्रभावित होती है। और न्याय पर ही सबसे बड़ी आस्था भारत में है। भारत न्याय की देवी जिसे कहा जाता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सद्बुद्धि दे सुप्रीम कोर्ट को, इस नियुक्ति के साथ ही इस दरवाजे को, खिड़की को खोला जाए और इसमें लोकतांत्रिक ढंग से सरकार की भी पूरी सहमति, जिसको कह सकते हैं सर्वोच्च राय, उनकी भी मान करके नियुक्तियों का एक नया कानून भी आने वाले समय में संसद में पास हो, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सहमति दे। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।